कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब जीवों को देखते हैं जो गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें एक पति पत्नी दिखते हैं जो आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट वहां आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर अचानक शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के सिंची को देखते हैं जो आराम से गाने सुन रहा था। तभी एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने ईयरफोन लगाए हुए थे, इसलिए वो कान से अंदर नहीं जा पाया और नाक के जरिए अंदर घुसने लगा। तभी सिंची ने उसे देखकर डरते हुए दूर फेंक दिया और फिर जल्दी से एक किताब के जरिए मारने की कोशिश की, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर सीधे हाथ के अंदर घुस गया। घबराए सिंची ने तुरंत एक केबल से अपना हाथ कसकर बांध दिया और बीच में ही रोक लिया। तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आ गई। सिंची ने माँ से कहा कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो पास आकर उसके एक हाथ से दूसरा हाथ छुड़वा देती है और जब ध्यान से देखती है तो वहाँ कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सिंची शायद पागल हो रहा है। सिंची भी हैरान रह जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ चला गया। तभी उसकी माँ वही गाना सुनती है जो सिंची सुन रहा था। फिर हंसते हुए सिंची से कहती है, ऐसे गाने मत सुना कर, तभी तुझे अजीब अजीब बातें महसूस होती हैं। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। सिंची सोचता है कि आखिर वो जीव कहाँ गायब हो गया, लेकिन अब उसे अपने हाथ में अजीब सा एहसास होने लगता है। इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है। अचानक उसका मुंह एक बड़े से डरावने जीव के मुंह में बदल जाता है जिसमें कई सारी आंखें थीं। उसकी पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी अपनी पत्नी को मार डालता है। असल में पैरासाइट ने इस आदमी के दिमाग पर पूरा काबू कर लिया था और उसे एक राक्षस में बदल दिया था। अब फिर से हम सिंची को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज उसका बर्ताव बदला हुआ था और उसके दाहिने हाथ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपनी दोस्त को अजीब तरीके से छू देता है जिससे उसकी दोस्त नाराज होकर चली जाती है। क्लास में पढ़ते समय जब उसकी रबर नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो उठाने को हाथ बढ़ाता है, अचानक उसका हाथ लंबा होकर रबर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते समय सिंची बहुत दूर से ही गेंद को रिंग में डाल देता है। वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो घर जाकर इंटरनेट पर खोज करता है। तभी अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर आ जाती है, लेकिन फिर तुरंत अंदर चली जाती है। वो डरकर सोचता है कि शायद अपना हाथ काटकर वो आंख निकाल दे। तभी उसका हाथ एक बड़े से मुंह में बदल जाता है और सिंची को ही डराने लगता है। धीरे धीरे उसका हाथ एक छोटे जीव में बदल जाता है। सिंची डरकर पूछता है, मेरे हाथ को क्या हो गया? तभी वो जीव भी कहता है, ये मेरे हाथ को क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से डर जाते हैं। फिर वो जीव सिंची को बताता है, मैंने तुम्हारे हाथ को ले लिया है, मैं तुम्हारे हाथ से जुड़ चुका हूँ। वो जीव सिंची से कहता है कि उसे इंसानों की भाषा बोलना सिखाओ। दूसरी तरफ वही आदमी जिसकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा किया था, वो भी अब टीवी देखकर इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने अपनी पत्नी को पहले ही मार डाला था। अगले दिन सुबह सिंची उठता है तो देखता है कि वही जीव जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और किताबें पढ़ रहा है। सिंची कहता है, मैं हॉस्पिटल जाके तुम्हें कटवा दूंगा। वो उससे कहता है, अगर तुम हॉस्पिटल गए और हाथ कटवाने की कोशिश की तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ की कोशिकाओं से जुड़ चुका हूँ। अब पूरा हाथ ही कटवाना पड़ेगा, जो कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि मेरा नाम मिगी है और मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुमने हाथ को कसकर बांध दिया था, इसलिए मैं सिर्फ हाथ पर ही कब्जा कर पाया। अब वो दोनों हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। वो जीव कहता है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो जीव कहता है कि उसे स्कूल में बहुत सारी किताबें पढ़नी है और इंसानों के बारे में और ज्यादा जानना है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते देखता है और सिर्फ देखकर ही उनकी फाइटिंग स्किल सीख लेता है। इसके बाद पेंटिंग क्लास में सिंची अपनी ड्राइंग पर काम कर रहा होता है। तभी उसकी दोस्त वहां आती है और गुस्से में कहती है, अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। वो सिंची की पेंटिंग देखकर चली जाती है। रात में जब सिंची नहा रहा होता है तभी वो जीव कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी को अच्छे से समझना है। अब धीरे धीरे सिंची और वो जीव अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। मिगी अब सिंची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन शहर में बाकी पैरासाइट और लोगों की बॉडी पर कब्जा कर रहे थे और उन्हें मारकर खा रहे थे। ये खबर पूरे शहर में फैलने लगी थी, लेकिन आम इंसानों को पता ही नहीं था कि ये हत्याएं पैरासाइट कर रहे हैं। एक दिन मिगी को एहसास होता है कि उनके जैसे और भी जीव शहर में है। वो सिंची को एक दुकान पर ले जाता है। वहाँ उन्हें एक और आदमी दिखता है जिस पर पैरासाइट का कब्जा था। वो आदमी भी एक इंसान को मार रहा था। उस आदमी को तुरंत पता चल जाता है कि सिंची के शरीर में भी पैरासाइट है, लेकिन जब उसने गौर किया तो समझ गया कि सिंची का दिमाग अब भी इंसानी कंट्रोल में है और पैरासाइट सिर्फ हाथ में है। तभी मिगी को खतरा महसूस होता है। वो सिंची से कहता है, ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। सिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और मिगी से कहता है, तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ।
लेकिन मिगी और सिंची अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए मिगी मना कर देता है। फिर मिगी सिंची की जान बचाने के लिए उस पैरासाइट से लड़ाई करता है, और क्योंकि मिगी ने पहले स्कूल में स्टूडेंट्स को फाइटिंग करते देखा था, इसलिए सिंची उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट के दिमाग और शरीर को अलग कर देता है। इससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। तभी कोई और अंदर आने लगता है। सिंची पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बता पाता। शहर में लोग लगातार गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी, लेकिन सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि ये सब पैरासाइट कर रहे हैं। सिंची मिगी से कहता है, तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो इंसानों को मारना बंद करें। लेकिन मिगी जवाब देता है, हमारा खाना इंसान है। जैसे तुम लोग सब्जियां और जानवर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। फिर वो समझाता है कि जब तक सिंची जिंदा है तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा, क्योंकि मिगी को उसकी बॉडी से ही ऊर्जा मिलती है। इसलिए मिगी को इंसानों को खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो साफ कहता है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी बीच पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि जिसने हत्या की उसने पहले किसी इंसान का मांस खाया था। अब वो दोनों पुलिस वाले इस केस को सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो अपने स्कूल में था। तभी मिकी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसके जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। उसी समय प्रिंसिपल आते हैं और मिकी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। तामिया अपनी पैरासाइट साइंस की मदद से यह भी समझ लेती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उससे कहती है, मुझसे डरो मत। ये तामिया बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग थी। उसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी बॉडी को प्रेग्नेंट कर लिया था, ताकि ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। सिंची पूछता है, तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो? तामिया कहती है, मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे और बात करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और उसे ऐसा लग सकता है तुम मुझे देखकर उसे भूल गए हो और अपनी टीचर पर फिदा हो गए हो। इसके बाद तामिया कहती है, मुझसे स्कूल के बाद मिलना। मिकी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिंची से कहता है, मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो अपने होस्ट की बॉडी में इतना शांत रह रहा है। अब तामिया के बारे में और जानने के लिए सिंची बाद में उससे मिलने जाता है। वहाँ तामिया ने 2 और पैरासाइट को बुलाया होता है। एक था हाई स्कूल का स्टूडेंट शिमादा और दूसरा था पुलिस ऑफिसर मिस्टर ए। ये दोनों तामिया के साथ जुड़े हुए थे। तामिया सिंची और मिकी से कहती है, हम पैरासाइट अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें मिलकर रहना होगा, इसलिए हमने एक नेटवर्क बनाया है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और आपस में जानकारी शेयर करते हैं ताकि इंसानों के बीच छुप कर रह सके और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सके। वो चाहती है कि सिंची भी उनके नेटवर्क में शामिल हो जाए, लेकिन सिंची कहता है, मैं पूरी तरह तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब मास्टर हो। तामिया कहती है, हाँ हम सब मास्टर हैं, इसलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। चूंकि हम दोनों पैरासाइट हैं, तो मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा? मिकी तुरंत कहता है, तुम दोनों इंसानों की बॉडी में हो, इसलिए बच्चा इंसान का ही होगा। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन है? अगर हमारे अंदर इंसान का बच्चा है तो असल में हम क्या है? हम तो बस इन बॉडी के जरिए जी रहे हैं। वो आगे कहती है, हमारे जीने का मकसद क्या है? इसी वजह से मैंने ये नेटवर्क बनाया है। मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद तामिया सिंची को धमकाती है, अगर तुम हमारे साथ नहीं दोगे तो हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं 3 सेकंड में पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके उसकी डरी हुई शक्ल देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिकी सिंची से कहता है, मिस्टर ए से सावधान रहना, वो ठीक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर शांति है, लेकिन मिस्टर ए और शिमादा इंसानों को मार रहे थे। वहीं तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वह इंसानों को खाने की बजाय इंसानों जैसा जीने की कोशिश कर रही थी। वह इंसानों जैसा खाना भी खाती थी। वो कहती, अगर हमें इंसानों के बीच रहना है तो इंसानों जैसा सोचना और जीना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। दूसरी तरफ सिंची बहुत परेशान था, लेकिन वह अपनी माँ को ये सब नहीं बता पा रहा था। वह बस कहता है, आप घर से बाहर मत जाना, क्योंकि उसे पता था कि बाहर बहुत सारे पैरासाइट हैं जो इंसानों को मार रहे हैं। लेकिन उसकी माँ को इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। एक दिन रात को घर लौटते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है। मिस्टर ए को अब ये पता था कि शॉप वाले पैरासाइट को सिंची और मिकी ने मिलकर मारा था, इसीलिए वह सिंची पर हमला कर देता है। मिकी और मिस्टर ए के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए की बॉडी में लोहे का पाइप घुसा देता है। खून बहने लगता है और क्योंकि पैरासाइट इंसान की बॉडी में था, बॉडी कमजोर होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन मरने से पहले पैरासाइट अपनी बॉडी छोड़ देता है और नई बॉडी ढूंढने लगता है। तभी रास्ते से सिंची की माँ गुजरती है और वो पैरासाइट उनकी बॉडी में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद मिकी को एहसास होता है कि पैरासाइट अब उनकी तरफ आ रहा है।
वह सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची एक चाकू लेकर छुप जाता है। तभी उसकी माँ घर आती है। मिकी समझ जाता है कि अब वो पैरासाइट सिंची की माँ की बॉडी में है। सिंची के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी मिस्टर ए वाला पैरासाइट जो उसकी माँ के अंदर था वो सिंची पर हमला कर देता है और उसके दिल में छेद कर देता है, जिससे वो वही गिर जाता है। सिंची की बॉडी में छेद हो जाता है और वो मरने लगता है, लेकिन पैरासाइट वहाँ से भाग जाता है। सिंची अब मर रहा था। तब मिकी उसके दिल को ठीक करने के लिए अपना हिस्सा वहीं छोड़ देता है। इससे उसका हार्ट रिकवर हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। सिंची अब बिल्कुल ठीक है। मिगी उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे दिल को ठीक करने के लिए अपना एक हिस्सा वहाँ छोड़ दिया था, जिससे तुम्हारा हार्ट रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। लेकिन जिंदा होने के बावजूद सिंची खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। वह रोने लगता है। अगले दिन जब वह स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सिंची का व्यवहार अब बदल चुका था। वह उससे बात नहीं करता और सीधे तामिया के पास चला जाता है। वह तामिया से पूछता है, मिस्टर ए कहाँ है? तामिया कहती है, उसे तो तुमने मार दिया। सिंची कहता है, नहीं, उसने अपनी बॉडी छोड़कर मेरी माँ की बॉडी ले ली है, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन तामिया साफ मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें मिस्टर ए का पता नहीं बताऊंगी। तभी सिंची उसे चाकू दिखाता है, लेकिन तामिया उसे धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची की तरफ फेंक देती है। वो जानबूझकर सिंची को नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। इधर पुलिस को मिस्टर ए यानी उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिल जाती है। अब उन्हें पता चलता है कि इस ऑफिसर और शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। इस ऑफिसर ने मरने से पहले भी कुछ इंसानों को खाया और ये जांच में साबित हो गया था। ये लोग सोचने लगते हैं, क्या शहर में जो अफवाह फैली है कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में छुपकर रह रहे हैं वो सच तो नहीं? लेकिन ये लोग मानते हैं कि ये बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। तभी उसे एहसास होता है कि जो नेता वोट मांग रहा है वो भी एक पैरासाइट है और उसके अलावा भी यहाँ कई पैरासाइट मौजूद हैं जो अब पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। मिकी ये देखकर काफी खुश होता है। वह सोचता है कि एक दिन पैरासाइट पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब इसी दौरान सिंची के घर पर वही दोनों पुलिस ऑफिसर आते हैं। वे सिंची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सिंची चालाकी से उनसे झूठ बोल देता है। इसके बाद दोनों ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। काफी दिनों बाद सिंची दोबारा स्कूल जाता है। वहाँ उसे सातोमी मिलती है। इसी बीच वहाँ शिमादा भी आता है। दरअसल तामिया ने उसे इसी स्कूल में ट्रांसफर करवाया था ताकि वह सिंची पर नजर रख सके। शिमादा सातोमी के सामने सिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। तामिया दोनों को देख रही होती है। असल में शिमादा और तामिया को अब यह समझ आ रहा था कि जब से मिकी ने अपनी सेल्स की मदद से सिंची की जान बचाई है तब से उसकी बॉडी में बदलाव हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मिकी को भी यह एहसास होता है कि जब से उसने सिंची की जान बचाई है तब से उसे भी दिक्कतें हो रही हैं। मिकी कहता है, मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा होऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यह कहने के बाद मिकी तुरंत सो जाता है। सिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पैरासाइट को कैसे पहचाना जाए। उन्हें जानकारी मिलती है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उसके बाल को तोड़ने पर वह बाल कर्ली हो जाएगा। इसी को चेक करने के लिए सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर का बाल तोड़ता है, लेकिन वह कर्ली नहीं होता। इससे वह समझ जाता है कि उसका जूनियर इंसान ही है, कोई पैरासाइट नहीं। उधर तामिया अपने नेटवर्क की मदद से यह जान जाती है कि इंसानों को पैरासाइट पहचानने का तरीका पता चल चुका है। इसी समय हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी अब तामिया के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम सिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उससे कहती है कि वह उसके लिए आज डिनर बनाए। चूंकि अब सिंची अकेला था इसलिए वह मान जाता है। दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखता है जो बीच सड़क पर पड़ा हुआ था और मर चुका था। सातोमी पूछती है, तुम यह क्या कर रहे हो? सिंची जवाब देता है, अब यह सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। असल में सिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वह भी पैरासाइट जैसी सोचने लगा था। सातोमी यह सब देखकर उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन सिंची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी। प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर स्कूल से निकालना चाहता है। वह तामिया के मॉम डैड को भी यह बात बता देता है।
फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन ये तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वह इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वह अपने नेटवर्क को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडी ले जाओ। अगले दिन तामिया स्कूल छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। सिंची उसके पास आता है और उससे बातें करता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में होती है। वहाँ कई लड़कियां शिमादा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक में उसका बाल तोड़ दी है और वह बाल कर्ली हो जाता है। इसे देखकर सभी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमादा पैरासाइट है। शिमादा भी समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वह लड़कियों पर हमला कर देता है। उसका मॉन्स्टर जैसा चेहरा देखकर सभी लड़कियां चीखने लगती हैं। उनकी चीखें सुनकर सिंची उन्हें बचाने दौड़ता है। कामिया समझ जाती है कि शिमादा अब अपने असली रूप में सबके सामने आ चुका है। वह कुछ केमिकल तैयार करने लगती है। इसी बीच सातोमी हिम्मत दिखाकर शिमादा पर केमिकल फेंक देती है। इससे वह जलने लगता है, मगर और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सभी लड़कियां बचकर भागने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान सातोमी की एक दोस्त मारी जाती है। जब तक सिंची वहां पहुंचता है, कई लड़कियां मर चुकी थी। वह काफी घबरा जाता है। इन हालात में हिम्मत दिखाकर वह सातोमी को बचाने की कोशिश करता है। शिमादा बिल्कुल जापानी मॉन्स्टर की तरह बन चुका था। सिंची उस पर हमला करता है। तभी तामिया आती है और शिमादा को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन शिमादा नहीं रुकता। तामिया वहाँ एक बम फेंक कर चली जाती है। धमाका होते ही सिंची सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है। अब वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस पहुँच जाती है। सातोमी घायल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं ऊपर पुलिस ऑफिसर पहुँचते हैं। तभी शिमादा उन पर हमला करके उन्हें भी मार देता है। शिमादा स्कूल की छत पर चढ़ जाता है। यह देखकर सिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाता है। वह एक लोहे की रॉड लेकर मिकी की मदद से उसे धनुष और तीर जैसा हथियार बना देता है। फिर उस लोहे की रॉड को तीर की तरह शिमादा के अंदर घुसा देता है, जिससे शिमादा वहीं मर जाता है। इसके बाद सिंची वहां से जाने लगता है। तभी तामिया आती है और कहती है कि मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊंगी। वह सिंची को मिस्टर ए यानी उसकी मॉम का एड्रेस दे देती है। कुछ समय बाद वहीं दोनों ऑफिसर आते हैं। जब वे जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन उन्हें सिंची के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वहीं सिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। वहां उसे उसकी मॉम मिलती है। वह उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। इस समय मिकी को नींद आने लगती है। मिकी सिंची को बताता है कि वह अब मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे पहले वह सिंची को बचाने के लिए एक हथियार बना देता है। इसके बाद मिकी सो जाता है। अब सिंची उसी हथियार से मिस्टर ए यानी अपनी ही मॉम से लड़ता है। फाइट काफी जोरदार होती है। सिंची उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। असल में उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा थी। मॉम अपने हाथ से सिंची को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार सिंची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को मारना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब मिकी जागता है तो सिंची उसे सारी घटना बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरासाइट पॉलिटिशियन और उसकी पार्टी चुनाव जीत जाते हैं। अब वह पैरासाइट एक ऊंची पोस्ट पर बैठ चुका है। इसी बीच दोनों पुलिस ऑफिसर को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। वहां दूसरी टीम उनसे पैरासाइट्स की जानकारी लेती है। अब इंसानों को सच में पता चल चुका था कि पैरासाइट उनकी दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। इंसानों को बचाने के लिए अब एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाने वाला था, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। उधर वही पॉलिटिशियन तामिया से मिलता है। उसके साथ अब एक और खतरनाक पैरासाइट भी होता है, जिसका नाम होता है गोटू। वह कहता है कि वह पूरी मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता सताने लगती है। वहीं दूसरी ओर सिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और यह डिसाइड करता है कि वह सारे पैरासाइट को ढूंढकर मार डालेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई सिंची पर नजर रख रहा है। वह सिंची और मिकी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ यह कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह कहानी अभी अधूरी है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।